नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह और आज की इस बातचीत में हम शुरू करेंगे जिसमें हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ हैं भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता और बड़े किसान नेता राकेश टिकैत। कई सवाल ऐसे हैं जो राकेश जी से पूछे जाने हैं। राकेश जी कह रहे हैं कि अभी आंदोलन खत्म नहीं हुआ है, आंदोलन एक बार फिर से चलेगा, तो क्या वाकई आंदोलन शुरू होगा? तमाम सवाल हैं, तमाम ऐसी बातें हैं जो लोग जानना चाहते हैं। तो राकेश टिकैत से हम बात करेंगे और सीधे उनसे पूछेंगे कि आगे जो संयुक्त किसान मोर्चा है वो क्या सोच रहा है और किन मुद्दों पर लेकर अगर आंदोलन की सोच रहे राकेश टिकैत तो करेंगे। टिकैत साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया। नमस्कार जी। राकेश जी, आपकी घर वापसी हो गई, बड़े बड़े पोस्टर लग गए, जगह जगह स्वागत हो गया आपका, लेकिन उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ, आंदोलन जारी रहेगा। क्या समझें इसका मतलब? ये कह रहा कि आंदोलन खत्म कौन कर सकता है, ये बताओ। हमारी ताकत तो आंदोलन खत्म करने की है नहीं। आंदोलन कोई भी चीज होती है वो स्थगित होती है। कब किस चीज की जरूरत पड़ जाए तो उसको फिर इस्तेमाल कर लो। तो आंदोलन कब होगा, क्या होगा, वो तो आने वाला टाइम बताएगा। इस सरकार में होगा, दूसरे वाली में होगा। नहीं, अभी आंदोलन चल रहा है। आंदोलन जो तो आपका शुरू हुआ था वो खत्म हो गया है। आंदोलन एक तरह से स्थगित होते हैं, कोई भी चीज होती है। दिल्ली वाला जो चला हुआ था वो स्थगित हो गया, लेकिन जगह जगह हम मीटिंगें करते हैं तो वो भी एक आंदोलन का हिस्सा है। आज यहाँ पे चैनल पाए तो ये भी एक आंदोलन का हिस्सा है कि हम अपनी बात अपने तरीके से देश के सामने रख सकते हैं, तो ये भी एक आंदोलन का हिस्सा है। तो आप कह रहे हैं आंदोलन सतत प्रक्रिया है, अलग अलग तरह से वो चल रहा है, देश में चलते रहते हैं। अच्छा, और आपने कहा है कि 26 तारीख को एक बार फिर से ट्रैक्टर रैली निकलेगी। जब आप ये बात कहते हैं ना, तो जो 2021 में 26 जनवरी हुई थी वो आंखों के सामने नाच जाता है, तो डर मन में बैठता है। ये किस तरह की ट्रैक्टर रैली होगी? हमने कहा कि गांव के लोग ये कह रहे कि 26 जनवरी जो दिल्ली में प्रोग्राम में था उसके तर्ज पे ही हम अपने ट्रैक्टर रैली गांव में निकाल देंगे। अच्छा, तो गांव के अगर लोग अपने ट्रैक्टर लेके गांव में को निकाल रहे हैं तो उसको कौन रोक सकता है? उसको मतलब दिल्ली आने का कोई कार्यक्रम दिल्ली नहीं, अपने गांव में निकाल देंगे 26 जनवरी को। 26 जनवरी को गांव में ट्रैक्टर रैलियां निकलेंगी, जो जहां है वहां अपने गांव में निकाल देंगे। आसपास के एक दूसरे गांव जुड़ के दूसरे गांव में जा सकते हैं, कस्बे हैं, शहर है, तो उसमें लोग 26 तारीख को अपने ट्रैक्टर लेकर निकलेंगे। राकेश जी, आपको क्या लग रहा है कि अब क्या जो संयुक्त किसान मोर्चा था उसमें फूट पड़ गई है? क्योंकि 22 जो पंजाब के संगठन थे उन्होंने एसकेएम से एसएसएम बना लिया। संयुक्त समाज मोर्चा चुनाव लड़ेंगे पंजाब की सभी सीटों पे। आपने कहा था आप कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे, आप अभी इस बात पे अभी भी कायम? नहीं, हम तो नहीं चुनाव लड़ रहे, लेकिन कुछ लोग गए यहाँ से, वे छुट्टी पे गए यहाँ से तो 4 महीने की। अब घर पे जाकर कौन आदमी क्या कर रहा, वो तो जब 4 महीने बाद ही उनसे पूछा जाएगा। तो अभी उनसे सवाल नहीं होगा कि क्या इस आंदोलन का उपयोग चुनाव के लिए ही किया जाना था? ये सवाल अभी तो वे मिलेंगे तो पूछेंगे। अभी आपकी मुलाकात नहीं हुई? जब आदमी छुट्टी पे चलेगा तो हम इतने बड़े पैरची हैं क्या कि उनके घर तक भी ढूंढेंगे उनको? नहीं, ये तो आपके यहाँ से आप छुट्टी पे चले जाओ, आप 2 महीने की, तो चैनल वाले फिर पूछते हैं कि 2 महीने आपने घर पे क्या काम करा? नहीं सर, अगर मैं कहीं और काम करूंगी तो चैनल वाले पूछेंगे ना कि आप वहाँ क्या काम कर रहे थे। वो तो आपको जब 2 महीने की छुट्टी है आपकी, आप सैलरी लेना होगा, आप हिसाब किताब लेना होगा, जब पूछ जाएंगे। अच्छा, मतलब 4 महीने बाद हिसाब किताब? 4 महीने। और 15 तारीख को जो बैठक होनी है संयुक्त किसान मोर्चा की, वो बैठक किन मुद्दों पर होगी? क्या वो 22 संगठन जो पंजाब के थे जिन्होंने एसएसएम बनाया है वो भी इसमें शामिल होंगे? वो बिल्कुल, वहाँ पे कौन कौन लोग शामिल होंगे ये तो अभी नहीं पता, लेकिन जो भी लोग शामिल होंगे ये चर्चा उसमें जरूर आएगी। और जो भी फैसला होगा हम 15 तारीख को फैसले लेंगे कि हमने 1 साल के आंदोलन में क्या हमने पाया, क्या खोया और आगे मूवमेंट को कैसे चलाना है। तो इस पर काफ़ी चीज़ों पर चर्चाएं होंगी। भारत सरकार से जो समझौते हुए हैं उन समझौतों पे भारत सरकार कहाँ तक अभी हुआ है, पर्चू पे क्या वो हुआ है, तो जो सारे सवाल होंगे। एमएसपी पे जो कमेटी बनाने की बात थी उस पर क्या हुआ है, तो वो 15 तारीख को पूर्ण रूप से उस पर चर्चा होगी। 15 तारीख को चर्चा होगी। सरकार कह रही है एमएसपी पर कमेटी बनाने के लिए 5 लोगों के नाम मांगे जा रहे हैं। अभी तक वो नाम आप लोगों की तरफ से नहीं दिए? नहीं, अभी कोई ना उन्होंने नाम मांगे, ना हमसे कभी कोई मैसेज उनका आया और ना भी आया कि 5 लोगों के नाम मांगेंगे, वो भी अभी कुछ नहीं है। ये भी हम क्वेश्चन हमारा रहेगा सरकार से कि आप एमएसपी की कमेटी आप जल्दी बनाओ, कमेटी अपना काम शुरू करें। नहीं, सरकार ने तो संयुक्त किसान मोर्चा से 5 नाम मांगे हैं ना? नहीं मांगे।
नहीं मांगे वो नाम। 5 नाम हुए थे जो हमने दिए थे, जो सरकारों के साथ में मीटिंगें होती थी, ये जब आंदोलन पर बातचीत चल रही थी, तो वो नाम थे। वे एमएसपी पर भी कोई नाम नहीं, एमएसपी पे कोई नाम नहीं गया। तो सरकार से अब बातचीत कैसे होगी? अभी तो फिलहाल आप लोगों की कोई बातचीत नहीं हो रही है। अभी नहीं कोई बातचीत हो रही। तो 15 तारीख में सब लोग यहाँ इकट्ठे होंगे और उसमें से पता चलेगा कि कोई बात सरकार से हुई या नहीं हुई, या फिर उनको सरकार को चिट्ठी लिखेंगे, उनको मेल भेजेंगे, और जो जिस संपर्क से पहले सरकार से बातचीत हुई थी उनको फिर कहेंगे। ये 15 तारीख में शुरुआत होगी। अच्छा, किसान आंदोलन लंबा चला, हाँ। 13 महीने का किसान आंदोलन चला। मैं खुद इस आंदोलन को कवर कर रही थी कई बार, तब भी आपसे मुलाकात हुई। और एक समय ऐसे आया जब लगा कि आंदोलन खत्म होने वाला है। फिर उसके बाद तारीख आई 28 जनवरी, 26 जनवरी और 28 जनवरी, 2 ऐसी तारीखें हैं जब भी किसान आंदोलन की बात होगी तो इन 2 तारीखों की चर्चा जरूर होगी। 26 जनवरी इसलिए क्योंकि दिल्ली की सड़कों में जो हुआ उसको देखकर मन दहल गया था कि क्या वाकई ये कोई स्वरूप भी आंदोलन का हो सकता है। और 28 तारीख वो जब आपकी आंखों से आंसू निकले और उन्होंने इस पूरे आंदोलन को बदल दिया। आप मानते हैं वो इस आंदोलन का एक टर्निंग पॉइंट था और आप उस दिन सबसे बड़े नेता इस पूरे आंदोलन के बन के उभरे? नहीं, ये 26 तारीख से ही जो इनकी प्लान थी सरकार की, वो एक पूर्ण रूप से प्लान के तहत सरकार ने किया। 26 तारीख में ही जो रास्ते दिए, कभी कोई एजेंसी होगी देश में जो निष्पक्ष इसकी जांच कर देगी। हम आज भी डिमांड कर रहे हैं कि 26 तारीख वाले प्रकरण की जांच जरूर होनी चाहिए। हमारा कोई टारगेट लाल किला था, हमारा टारगेट अगर किसान जाना चाहता तो पार्लियामेंट पर जाता। किसानों को कोई लाल किले का रास्ता पता है? किसान को जो पंजाब से, जो गांव से किसान अपने ट्रैक्टर लेकर आ रहे, उनको लाल किले का रास्ता दिया गया, उनको बदनाम करने का दिया गया। जिन लोगों को लाल किले पे चढ़ाया गया कि आप वहां पर अपने ध्वज लगाए, उनको 9 बजे वहां पे पहुंचा दिया गया। इसमें कौन कौन लोग शामिल थे? सरकार के लोग इसमें पूर्ण रूप से शामिल थे। एक बदनाम करने की कोशिश करी गई। किसान तो 4-4.5 लाख झंडे लेकर आए, नेशनल फ्लैग। मतलब एक झंडा जो लाल किले पे है वही राष्ट्रीय ध्वज है। जो 4.5 लाख झंडे किसान लेकर आ रहे वो राष्ट्रीय ध्वज नहीं है। इनको कोई लगाव इस सरकार को राष्ट्रीय ध्वज से नहीं है। ये तो संकल्प इनका अपना ध्वज है, उसको फहराते हैं। ये तो अपने नागपुर के कार्यालय पे इन्होंने राष्ट्रीय ध्वज ही नहीं फहराया कभी। आप उनकी हिस्ट्री देख लो, तो इनको कोई लगाव नहीं है। हमारे बच्चे आज भी सरहदों पर रहते हैं तो तिरंगे में लिपट के वहां से आते हैं। तिरंगे का हमको पता है कि तिरंगा क्या चीज है, इनको नहीं पता। वो एक षड्यंत्र था पूरा उससे, और उस षड्यंत्र से ये आंदोलन बच कर निकला। बहुत तरह के एलिगेशन लगे, हमने तो उन सब एलिगेशनों को झेला। वो 26 तारीख वाला भी एक एलिगेशन था, उसको भी किसान बाहर निकल कर आया। 28 तारीख की बात करते हैं। 28 तारीख जिस दिन मैं वहीं पे मौजूद थी आपके पास और आपसे मेरी बात हुई थी, तो आपने कहा कोई अच्छी खबर देके जाऊंगा। उसके बाद फिर आपके आंसू निकले और पूरा आंदोलन बदल गया। जो आंदोलन लग रहा था कि सिमट रहा है, उसने और ज्यादा बड़ा स्वरूप ले लिया। उसके पहले बड़े नेताओं में दर्शनपाल सिंह की बात होती थी, राजेवाल की बात होती थी, गुरुनाम सिंह चढ़ूनी की बात होती थी। लेकिन उस 28 तारीख से और आज तक सबसे बड़े किसान नेता के तौर पर राकेश टिकैत का नाम सामने आया। नहीं, हमें तो नॉलेज है नहीं। हमें तो संयुक्त मोर्चा ही बड़ा है, ये देश का किसान बड़ा है जो इस मूवमेंट के हर पहलू पर नजर रखता है। हम जो भी करते हैं किसान हमको बताता है, हम वही चीजें करते हैं। बगैर किसान के पूछे कुछ नहीं करते। और आज भी जो आंदोलन का नेता है वो देश का किसान है, जो गांव में बैठा हुआ है, वो इस पे निगाह रखता है सारी चीजें। अच्छा, लेकिन राकेश जी, आप हर मुद्दे पर बड़े बेबाकी से बोलते हैं, चाहे किसानों से जुड़े हों या नहीं हो, रोजगार का मुद्दा हो, कोरोना का मुद्दा हो, कोई भी मुद्दा हो। तो हम राकेश टिकैत किसान नेता से बात करें या राजनेता से बात कर रहे हैं, ये बता दें। नहीं, अगर कोई मुद्दे उठाना देश में कोई गुनाह है क्या? या हमें सुप्रीम कोर्ट से कोई ये बीजेपी वाले कोई ऑर्डर लेकर आगे भारत सरकार के आप इस इशू पर नहीं बोलेंगे? हम देश के नागरिक हैं, जो भी घटनाक्रम गलत होगी हम हर उस इशू पे बोलेंगे। ये खराब लोग हैं बहुत सरकार में बैठे हुए, ये देश के साथ में षड्यंत्र और धोखेबाजी कर रहे हैं। हमारे देश की छवि बाहर क्या जा रही है, उसकी इमेज ठीक नहीं जा रही देश की अब, और उसकी जिम्मेदार पूर्ण रूप से भारत सरकार है, इनकी पॉलिसी जिम्मेदार है। तो हम पूर्ण रूप से उस पॉलिसी का विरोध करेंगे जिससे हमारे देश की
छवि धूमिल हो रही हो, हम उस हर चीज का विरोध करेंगे। और यही विरोध करने के लिए आप देश में हर जगह जा रहे हैं? बिल्कुल, हर जगह जाएंगे, हम सब जगह जाएंगे। जो भी घटनाक्रम होगा उसमें हम सब जगह जाएंगे। कोई हमारे पे बैन नहीं है। देश में कोई परमिट लेकर नहीं जाता कहीं पे भी कि जाएंगे और परमिशन लेंगे कि मुझे उसी स्टेट में जाना है। मैं आदिवासियों के बीच में भी जाएंगे, हम पहाड़ों पे भी जाएंगे, हम हिमाचल में भी जाएंगे, हम सब जगह जाएंगे। जो पॉलिसी जिसकी ठीक होगी उस मुख्यमंत्री का धन्यवाद भी देंगे, और जिसकी पॉलिसी खराब होगी उसके खिलाफ भी हम उसको बात करेंगे, बताएंगे आपकी पॉलिसी खराब है, आप इसको ठीक करो। भारत सरकार की पॉलिसी खराब होगी उसको भी बताएंगे। क्या छवि जा रही है भाई, क्रिश्चियंस अपना त्योहार मना रहे हैं, एक बड़ा दिन उनका होता है पूरी दुनिया में। मतलब क्या गुंडागर्दी हुई है भारत में? क्या मैसेज गया है उसका कि यहाँ पे खाली हिंदू मुस्लिम का नहीं, अगर दूसरे धर्म का लोग रहेंगे तो हम उनके भी खिलाफ हैं यहाँ पे। नहीं, लेकिन आप ये मानते हैं कि नहीं, ये कि बहुत चंद लोग हैं जो हर तरफ हैं ऐसे लोग, और ऐसी चीजें हर तरफ के लोग करते हैं? नहीं, यही करते हैं ना, और नहीं करता कोई, यही करते और नहीं करता कोई, और कोई नहीं करता। ओवैसी जी जो भाषण देते हैं मैं कह रहा कि वो तो इन्हीं का ही तो चचा जान है। ओबीसी कौन है? आप ओवैसी के खिलाफ भी बहुत बोलते हैं। क्यों ना बोल रहे उसके खिलाफ? देश को इस तरह की भाषण देता है, इस तरह की स्पीचें देता है कि जिससे देश टूटे। तो आप इसलिए ओवैसी जी के खिलाफ बोलते हैं? जो इनके साथ में रहेगा हम पूर्ण रूप से, जो देश को तोड़ने की बात करेगा हम उसके खिलाफ रहेंगे। अब 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, क्या आप जाएंगे और बीजेपी के खिलाफ कैंपेनिंग करेंगे, कहेंगे बीजेपी को वोट ना दो? ये सवाल मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि पश्चिम बंगाल में जब आप नंदीग्राम गए थे तो मैं वहां पर मौजूद थी, और वहां पर डोला सेन ने आपका स्वागत किया। उसके बाद आप जब मंच पर थे तो वहां पर ऐसी बातें की गई जिससे साफ था कि किसी को भी वोट देना, बीजेपी को मत देना। हम ये कह रहे हैं कि हम भारत सरकार अगर गलत काम करेगी तो उसके वो बात बताएंगे। अब जैसे दूध की पॉलिसी लेकर आ रहे हैं, किसी किसान से पूछा जो मजदूर जिसके 1 बीघा भी जमीन नहीं है, वह महिलाएं जिसका पति एक्सपायर हो गया, वो अपने बच्चों को पाल लिया 2 पशु लेके, आप दूध की पॉलिसी लेकर आओगे, आप कभी उनसे पूछ जा कि उसको क्या नुकसान होगा? उसके गांव में आप बड़ी कंपनियों का 20 रुपया लीटर आप दूध बेच दोगे, उसके बाद में हाल ये होगा जो जियो का हाल हुआ है, पहले फ्री, फिर कुछ रेट और कुछ रेट, फिर ये हाल दूध का होगा देश में। जब पूरा पशुधन खत्म हो जाएगा, टर्की की तरह, टर्की में आज एक भी पशु नहीं है। ये देश भारत जो कृषि प्रधान देश था, जो पशुधन को भी हम धन मानते थे, उसको पूरा बर्बाद करने पर लगे हुए हैं। इनकी हर पॉलिसी अगर गांव, गरीब, किसान, आदिवासी के खिलाफ होगी, हम उस हर चीज का विरोध करेंगे। अच्छा, लोग कह रहे हैं जो ये पशुधन का जो ये आप कह रहे हैं आने वाला है, जिसमें आपने जो ट्वीट किया उसमें लिखा कि 20-22 रुपए लीटर दूध मिलेगा, जिससे किसानों को जो पशुधन पालते हैं, जो दूध का काम करते हैं, उनको नुकसान होगा। लेकिन कुछ लोग इसमें ये भी तर्क दे रहे हैं कि आम लोगों को फायदा होगा। तो आप उन आम लोगों के लिए भी कुछ सोचते हैं या नहीं? आम लोगों को क्या एक दिन फायदा होगा? आम लोगों को तो जियो पे भी फायदा हुआ था। आम लोगों को तो कोल्ड ड्रिंक 48 रुपया लीटर है। दूध एक बार ये पॉलिसी खत्म करके, दूध का पशुधन खत्म करके, वही फिर 200 रुपया लीटर बेचेंगे। ये उन आम लोगों की तो लड़ाई है भाई। अपने घर में हम दूध तैयार करते हैं, हमको 30-35 रुपया लीटर पड़ता है, वे 20 रुपया लीटर कहां से दे देंगे वो बता दो। आम लोग एक बार पशु पाल कर देख लो, उसमें कितना खर्चा होता है। वो पशु पाल लो ना एक बार, उनको दे देते हैं हम पशु, आप पालो। वे सस्ता दूध दे रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि वो सब्सिडाइज्ड दूध होगा। और वो आने वाले टाइम पे जब हमारा पशुधन खत्म हो जाएगा, वो दूध के रेट फिर बढ़ाएंगे। राकेश जी, ये सवाल इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अभी इसका ड्राफ्ट नहीं आया, इसमें क्या चीजें हैं, क्या नहीं होंगी, किसी को नहीं पता। तो बिना पूर्णतः जानकारी हुए किसी के बारे में, किसी चीज के बारे में, किसी ड्राफ्ट के बारे में, किसी बिल के बारे में जो आने वाला है, कम से कम इतनी उम्मीद तो करते हैं ना लोग कि जब उसके बारे में जानकारी हो जाए तो कोई आंदोलन शुरू हो, अगर वो वाकई नुकसानदायक है लोगों के लिए। तो वो तो दूध जो पशुधन मंत्री है उसको भी नहीं पता, जो पशुधन मंत्री है उसको भी ड्राफ्ट का नहीं पता, लेकिन मंत्रालय में ड्राफ्ट है, हमको मंत्रालय के ड्राफ्ट का पता। हम इनके अंदर तक पता है हमको क्या इनके एग्रीमेंट होते हैं। जो इनके मिनिस्टरों को नहीं पता वो हमको पता है। आप जो उनके मिनिस्टर से उसको तो कह देंगे कि कोई एग्रीमेंट नहीं हो रहा, लेकिन एग्रीमेंट हो रहे हैं। अमूल जैसी कंपनी ने ये कहा
कि हमको 10 रुपया लीटर की सब्सिडी दोगे तो अमूल जैसी कंपनी बचेगी। तो क्या एग्रीमेंट इनके होंगे वो पता है हमको सबको, वही तो हमने बताया है देश के सामने। तो आप कह रहे हैं अंदर की बात आपको पता होती है, सरकार के अंदर की, भले ही लोगों को वहां के मंत्री कुछ ना बोले लेकिन आपको जानकारी होती है। सरकार कहती है वो काम कर रही है, 94% जो किसान हैं, जो गरीब किसान हैं, जिनके पास छोटी जोत है, उनके लिए काम कर रही है, उनके लिए सोच रही है। और जो बिल था वो उन्हीं के लिए था, जो बिल सरकार ने वापस ले लिया। तो इस बिल के वापस होने के बाद क्या अब आपको लगता है कोई और किसी और तरह का बिल आना चाहिए, जो आपकी तरफ से ड्राफ्ट आए, किसानों की तरफ से ड्राफ्ट आए, जो छोटे किसानों की भलाई के लिए हो? मैं कह रहा कि आ रहे बिल तो उसको लागू कर दो, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू कर दो, C2+50 वाला फार्मूला लागू कर दो, पहला लागू आप यही कर दो। उस पे गेहूं का रेट 3100 रुपये पर क्विंटल हो जाएगा, आप दे दो। 1500 रुपये में बेच रहा है ना। बाजरा दे दो, आप इन सब चीजों के फसलों के रेट दे दो। दूध, वेजिटेबल्स पे आप MSP दे दो। बे कुछ नहीं रहे, देश को बेवकूफ बनाने पे काम कर रहे। हिंदू, मुस्लिम, जिन्ना, इस पे आप बात करते हो। वोट चाहिए देश में, विकास पे कोई काम नहीं हो रहा, एजुकेशन पे कोई काम नहीं होगा, हेल्थ पे कोई काम नहीं है, वोट कहां से मिलेगी? सब इस पर लगे हुए हैं, सब अधिकारी इस पर लग रहे। दिल्ली में बोर्ड लग रहे कि गन्ने का भुगतान हो गया, कनॉट प्लेस में बोर्ड है, भुगतान होना पश्चिम उत्तर प्रदेश का, बोर्ड लग रहे कनॉट प्लेस में। लेकिन बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि जो पंचायत चुनाव हुए उसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो हमें अच्छे वोट मिले, फिर किस आधार पे कहा जा रहा है कि हमें चुनाव में वोट नहीं मिले? एक बार दिखा दो वोट कितने मिले और मेंबर कितने बने। बंदूक की ताकत पे कैंडिडेट से छीन के वोट डलवाना, उसको वोट कहते हैं। जो पंचायत चुनाव में जो हुआ। पंचायत चुनाव में हो, यहाँ भाई जिला पंचायत के यहाँ 2 मेंबर जीते गाजियाबाद में आपके यहाँ, और जिला पंचायत अध्यक्ष उनका। किस किस के कारोबार करे, किस किस के वहां पे बुलडोजर चले। डर के वोट लेना ये लोकतंत्र के खिलाफ है, इसके खिलाफ पूरी जनता है। यही विधानसभा के चुनाव में होगा। जिन आदमियों को भी चुनाव लड़ना, जो भी आदमी विपक्ष में है, उसके पर्चे कैंसिल होंगे, उसके जो सपोर्टर आएंगे, जो उसके गारंटर आएंगे, उनके पर्चे कैंसिल होंगे, उनको डरा जाएगा, धमकाया जाएगा। इंडिपेंडेंट बीजेपी के लोग चुनाव जीतेंगे, ये होगा देश में। ये लोकतंत्र है। जो इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं वो बीजेपी के लोग हैं, आप कह रहे हैं? इंडिपेंडेंट नहीं, वैसे ही जीतेंगे, उनके सामने कोई कैंडिडेट ही नहीं पानेगा। अच्छा, विपक्ष के लोगों के पर्चे कैंसिल होंगे, ये होगा। अच्छा, अभी तक आप कह रहे हैं कि MSP को लेकर कमेटी बने, MSP को लेकर कानून बने, 23 फसलों पर मिलता है MSP। क्या ये किसी भी सरकार के लिए संभव है, चाहे कोई भी सरकार हो, कि वो हर फसल पे MSP दे पाए? और क्या किसान इसके लिए राजी होंगे? दूसरा सवाल है, क्या किसान इसके लिए राजी होंगे? कह रहा कि पहले 23 पे तो दे दो। किसान को नुकसान हो रहा है तो उसकी भरपाई कौन करेगा? सरकार करेगी ना। आप दूसरे मद से कर दो, आप उसको बिजली फ्री दे दो, आप उसको एजुकेशन फ्री दे दो, आप उसको सड़कें ठीक दे दो, उसके बच्चों को आप नौकरी रोजगार आप दे दो, तो ये सब चीजें उसमें आएगी। आप रोजगार खत्म कर रहे, बिजली के रेट हाई आप कर रहे हो, आप मेडिकल फैसिलिटी है नहीं, आप दे दो। खाली फसलों के रेट देने से ही सारी चीजें तय नहीं होती। आप उसके खर्चे कैसे आप कम करोगे? आप उसको हेल्थ का इंश्योरेंस दे दो, लेकिन कागजों में मिलेगा, वहां पे कुछ नहीं मिलेगा। एक आदमी बताओ जिसका इंश्योरेंस वो होके और उसको बीमारी से उसको निजात मिलेगी हो। अगर कोई बीमार हो जाएगा तो उसकी जमीन नहीं बिकती है। देखो एक बार जाके गाँवों में क्या हालत है। अच्छा, ये सरकार जो दावा करती है कि हमने सबसे ज्यादा काम किया है किसानों के लिए, चाहे फसल बीमा हो या और हो, किसान सम्मान निधि हो या और भी योजनाएं हो, ये सरकार दावा करती है कि सबसे ज्यादा किसानों के लिए काम करने वाली हमारी सरकार है। जो पिछले 70 साल में नहीं हुआ वो हमने किया है। क्या आपको लगता है कि वाकई किसानों के लिए कुछ किया गया है या सिर्फ ये बातें हवा हवाई हैं? ये कह रहा कि 70 बनाम 7 का जो नारा दे रहे हैं बिल्कुल ठीक दे रहे। जो 70 साल में नहीं बिका, 70 साल में स्ट्रक्चर देश के खड़े हुए, वो 7 साल में बेच दिए, ये बिल्कुल ठीक कह रहे। कागजों पर सारी चीज होगी लेकिन बेचने वाली होगी। तो आप कह रहे हैं कि कागजों में है चीज, कागजों में नहीं आती। अच्छा, आपको क्या वाकई लगता है कि संभव है किसी भी सरकार के लिए MSP दे पाना? MSP पे सारी फसलें खरीद पाना? MSP को ये नहीं, हमने ये नहीं कहा कि सरकारें खरीद दें।
हमने कहा कि आप उस पर कानून बना दो, जो बाजार में सस्ती खरीद होकर एमएसपी पे जाती है वो उससे पैसा आएगा। एक व्यापारी 30-40 हजार क्विंटल फसलें खरीदता है वो कहां बेचता है? क्या किसी कंज्यूमर को सस्ते में अनाज मिलता है? उसको तो महंगे में मिलता है ना। तो और एमएसपी पे भी करीब 60% फसलें एमएसपी पे व्यापारी खरीद के एमएसपी पे बेचता है। 1.5 लाख करोड़ रुपए का घपला है पूरा। अगर एमएसपी से नीचे पे खरीद नहीं होगी तो सीधा किसान के पास में जाएगा। ये व्यापारी कहां लेकर जाते हैं इसको, आप इसकी जानकारी कर लो। बड़े बड़े कंपनियां फूड चेन में आ रही हैं, उससे पूरा नुकसान होगा। 3 लाख करोड़ रुपए के आसपास का ये घोटाला है। ये सीधा बाजार से आएगा और किसानों के पास में जाएगा। इसीलिए भारत सरकार अपने व्यापारी दोस्तों को, अपने चेहतों को ये नुकसान नहीं देना चाहती कि 3 लाख करोड़ रुपया उससे ना आए जो बड़े बड़े घरानों को जाता है, उससे आएगा ये पैसा। सरकार से नहीं आने की जरूरत है, आप दो, इसको लागू करो। अच्छा, बीजेपी के लोग कहते हैं कि आपकी भाषा कांग्रेस की भाषा हो गई है। जो पहले आप किसानों की बात करते थे, जब बिल आया तो आपने बिल की तारीफ की, लेकिन बाद में आपकी भाषा किसानों की भाषा की जगह कुछ कांग्रेस की भाषा की तरह लगने लगी, जो राहुल गांधी कहते हैं। तो क्या मतलब कांग्रेस के साथ आने की कुछ सोच रहे हैं? हमने कहा कि राहुल गांधी क्या कहते हैं। राहुल गांधी को ने भूमि अधिग्रहण एक्ट में राहुल गांधी का पूरा रोल रहा है, लेकिन पूरी बीजेपी ने 3000 करोड़ रुपया खर्च करके अपना आईटी सेल लगाकर राहुल गांधी को एक कमजोर दिखाने की कोशिश कर रहे। वो अकेला ही आदमी है जो हाउसमैन के खिलाफ बोलता है। हम नहीं किसी के साथ माना चाहते। ये पहले जो होता था, पहले जब उनकी सरकार थी, जो कांग्रेस की सरकार थी, तो वे मिलजुल के काम करते थे सब। सुमित्रा महाजन स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैन थी, लेकिन वो बीजेपी से थी। पहले सब विपक्ष और सत्ताधारी एक जगह बैठ के पॉलिसी बनाते थे, लेकिन आज वो व्यवस्था नहीं है। हमने आज भी इनको कहा कि सरकार बैठे, विपक्ष के लोग बैठे, किसान संगठनों के लोग बैठे, व्यापारी बैठे, एक पूरा ड्राफ्ट देश में बनना चाहिए। आप बैठ के बनाओ, उसको कौन मना कर रहा है? लेकिन आप बनाओगे नहीं, आप आवाज उठाओगे तो एलिगेशन लगाओगे। अभी तो चलो कांग्रेस के साथ में कह रहे, कांग्रेस तो एक विपक्ष की पार्टी है, कोई बात नहीं, एलिगेशन लगाते हैं। ये तो खालिस्तान नहीं बताते थे, माओवादी बताते थे, पता नहीं क्या क्या नाम इन्होंने लिए, वे सारी चीजें बताई ना इन्होंने। तो राकेश जी, अब आपने जिक्र किया तो मैं आपने खालिस्तानी, तो क्या वाकई वो तस्वीरें नजर नहीं आई उस आंदोलन के दौरान? क्या तस्वीरें नजर नहीं आई? क्या जो खालिस्तानी समर्थक लोग थे उनकी तस्वीरें लेके आंदोलन में लोग नहीं बैठे? क्या जो कई जगह से जो पैसे आए उसकी बात नहीं हुई? ये जिक्र तो हुए ना। और सबसे बड़ी बात, जब वो तस्वीरें लेके लोग आंदोलन में बैठेंगे तो सवाल तो फिर पूछे जाएंगे ना उस पे। पूछ दो ना भाई, जो बैठा है तो आप उसको पकड़ लो। जो बैठा, आप जाओ ना पंजाब में, तो वहां घर घर तस्वीरें लग रही, पकड़ लो। आपको नहीं लगा लेकिन कुछ आंदोलन इस वजह से थोड़ा बदनाम हुआ? जो किसानों का आंदोलन था उसको हाईजैक करने की कोशिश भी हुई? कोई किसी ने हाईजैक नहीं करा आंदोलन, ना आंदोलन कोई बदनाम हुआ। ये सरकार और कुछ मीडिया के लोग जरूर लगे हुए थे, आज भी लग रहे हुए हैं, वे आज भी लगे हुए हैं। उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम बहुत उनसे झेल खाए। हमने कहा कि 13 महीने की ट्रेनिंग थी, हमने सब ट्रेनिंग अब ले ली। अब कोई ना घबराने की जरूरत, ना कोई एलिगेशन से डरने की जरूरत। हम अपनी बात बेबाकी से अपनी बात कहेंगे और पूरे देश में जाएंगे। क्या ये करतूतें ठीक लग रही जो ये हिंदू मुस्लिम और ये कर रहे हैं? देश की छवि कहां जा रही है आज? आप जाके देखो इंटरनेशनल उसमें, ये देश में यहाँ पे हर धर्मों का पूर्ण रूप से संविधान में हमको राइट्स दिए गए हैं, लेकिन उसको आज तोड़ने का काम कर रहे हैं। उससे छवि खराब हो रही है पूर्ण रूप से। विकास पे काम दो, एजुकेशन पे काम करो, आप रोजगार पे काम करो, जनसंख्या है इसको आप काम दो। वो हो नहीं रहे। वोट चाहिए, वोट की पॉलिसी बन रही कि वोट हमें कैसे मिल जाए, ये देश बाढ़ में जाए, यहाँ का नौजवान खत्म हो जाए, यहाँ का आदिवासी खत्म हो जाए, लेकिन हमको वोट दे दो, हमको सत्ता नहीं छोड़नी। सत्ता के तो लालची ये हैं जिन्होंने बाबा भीमराव के अंबेडकर जो थे, उनके जो संविधान था उसकी धज्जियां उड़ाई,
इन्होंने देश में जो लोकतंत्र था उसकी धज्जियां उड़ा दी। ये कुछ नहीं मान रहे, लेकिन हम तो सब कुछ मानते हैं। हम अपने आंदोलन पे, अपने गांव पे, गरीब पे, आदिवासी महिलाओं पे, सब पे विश्वास रखते हैं। ये देश उन्हीं का ही है, ये देश कुछ लोगों का नहीं है। इन्होंने आन के सत्ता पे कब्जा कर लिया, ये देश उनका नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि अब जो ये आंदोलन है, आप कह रहे हैं आंदोलन का स्वरूप बदलता, आंदोलन कभी खत्म नहीं होता। अब इस आंदोलन का क्या स्वरूप है और अब इस आंदोलन के मुद्दे क्या हैं जो किसानों से जुड़े हुए हैं, जो आप उठा रहे हैं और आगे भी उठाते रहेंगे, और उनके लिए रास्ता क्या है? देखो, मुद्दे तो ये हैं कि फसलों के वाजिब दाम मिले, गांव में एजुकेशन और हेल्थ पे काम हो, ये इसके बड़े इशू रहेंगे। रोजगार, जो बेरोजगार बच्चे हो रहे हैं उनको रोजगार मिले। जिस तरह से सारे संस्थान बेचे जा रहे हैं उससे बेरोजगारी फैलेगी। बड़े बड़े संस्थान देश के बेचे जा रहे हैं, बेरोजगारी फैलेगी। रोजगार नहीं होगा तो क्या होगा, यूथ कहाँ जाएगा? ये सारे मुद्दे हमारे रहेंगे और हम इन्हीं मुद्दों के साथ में आगे जा रहे हैं। किसानों को फसलों के दाम मिले, जो दुकानदार हैं उसका भी बहुत बुरा हाल है। अगर किसान के पास में 2 रुपया आएंगे तो सीधा बाजार में जाता है, तो बाजार भी उससे अपडेट होते हैं। राकेश टिकैत जी, आप पर यह भी आरोप लगता है कि अजय मिश्रा टेनी को लेकर आपका जो रुख है वो नरम रहता है। लखीमपुर में हिंसा हुई, उसके बाद वहां पर लोग बहुत ज्यादा उग्र थे, परेशान थे, लोग बहुत गुस्से में थे, लेकिन आप गए, सब शांत हो गया। उसके बाद कहा गया कि आप जिस मुखरता से मुद्दों को उठाते हैं, अजय मिश्रा टेनी के मुद्दे को आपने उतनी मुखरता से नहीं उठाया, बल्कि आपने कहीं इसको थोड़ा दबा दिया। नहीं, मुखरता से उठ रहा है पूरा। आज भी जब भी चैनल पर जाएंगे या पूरे हिंदुस्तान में कहीं पर भी जाएंगे, उनका मुद्दा प्रमुखता सा रहेगा। सरकार को हर जगह उस मुद्दे को चिन्हित हम करते रहेंगे सरकार को। अब सरकार क्या करेगी उसका हमको नहीं पता, लेकिन हमारा मुद्दा था, है और रहेगा जब तक वो बर्खास्त नहीं होगा। हमने जब भी तो कहा कि देश के सुप्रीम कोर्ट उसकी निगरानी नहीं कर रहा, वहां पे जो जांच हुई उसमें पूर्ण रूप से दोषी है, तो सरकार को तो जवाब देना पड़ेगा ना जनता के सामने जब जाएंगे, उसका जवाब दो। जब क्वेश्चन करेंगे गांव के लोग कि जब जांच एजेंसियों ने इसको दोषी करार दे दिया तो ये क्यों नहीं हटाया, तो उसका जवाब तो सरकार को देना है। सुप्रीम कोर्ट की वे नहीं मान रहे, जांच एजेंसी को वे नहीं मानते, तो जवाब तो सरकार को देना है। हमारा मुखरता सा मुद्दा है, उठता रहेगा, आज भी है, पहले भी था और आगे भी रहेगा। चलिए, इसी से जुड़ी एक खबर भी बड़ी आ रही जो अपने दर्शकों को बता दें। लखीमपुर हिंसा से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर है, इस मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। बड़ी खबर, इस केस में चार्जशीट दाखिल हो गई है। 5000 पन्नों की चार्जशीट है। सीजेएम कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई है। आशीष मिश्रा को मुख्य आरोपी बनाया गया है। आशीष मिश्रा के परिवार का एक शख्स भी आरोपी है, यानी आशीष मिश्रा और उसके परिवार का एक सदस्य आरोपी बनाया गया। मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा है। 5000 पन्नों की चार्जशीट है। तो बड़ी खबर लखीमपुर हिंसा मामले में चार्जशीट दाखिल हुई है। 5000 पन्नों की ये चार्जशीट है। यही बात हम कर रहे थे और देखिए अभी ये खबर भी आ गई कि चार्जशीट दाखिल हुई है इस मामले में। बीजेपी का कहना है कि आशीष मिश्रा, अगर कार्रवाई सही नहीं होती तो वो आरोपी कैसे बनाया जाता। हमारी पुलिस ने फेयर कार्रवाई की है और जो लोग अजय मिश्रा की गिरफ्तारी या उनको मंत्री पद से हटाए जाने की मांग कर रहे हैं वो गलत मांग कर रहे हैं, क्योंकि उन पे कोई आरोप नहीं है। 10 दिन पहले जो बयान था वो बयान भी सुनवा दो आप। 10 दिन पहले उन्होंने जो बयान दिया था 25 तारीख के आसपास, वो बयान अगर इसमें सुन जाए तो उसमें पता चल जाएगा। उन्होंने मंत्री पद को छोटा बताया और गुंडा पद को बड़ा बताया, क्योंकि पहले गुंडे थे ना, वो तेल बेचते थे नेपाल में, वो वहां से काली मिर्च और वो यहाँ से नेपाल में बेचते थे। वो देश के किसानों का फर्टिलाइजर वहां पे बेचते थे, क्योंकि नेपाल में सब्सिडी नहीं है, यहाँ पे सब्सिडी है। उनने उसकी लकड़ी, खैर की लकड़ी की चोरी करते थे वहां से, तो सारे काम करते थे। तो उन्होंने वही तो कहा कि मैं पहले जो कुछ था मेरा वो समझ लो। तो उसने वो बयान दिया, उसके लड़के ने उस पर अमल करा और एक गुंडागर्दी के तरह से लोगों को वहां पे 5 लोगों को वहां पे गाड़ियों से मारने का काम करा। तो आप कह रहे हैं शह इसमें अजय मिश्रा की थी, जो आशीष मिश्रा ने जो कुछ की। ठीक है, अब ये बताइए कि जो अखिलेश यादव और जयंत साथ आ गए हैं,
तो आपको क्या लग रहा है, दोनों में से कौन बड़ा नेता पश्चिमी उत्तर प्रदेश का है? किसको ज्यादा सीटें मिलेंगी, या इन दोनों के साथ आने से बीजेपी को नुकसान होगा? क्या आप इनके लिए प्रचार करने जाएंगे? हम किसी के लिए प्रचार नहीं करने जाते, और कौन किसके साथ में आ गया, हमको ये गणित का सवाल लेकर बैठे हम कॉपी के। हम चुनाव से तो बहुत दूर है, हमारा इनसे कोई मतलब नहीं किसी से भी। हम तो अपनी बात कहेंगे, अपनी बात कहने का हमको राइट है, हम अपनी बात कहेंगे। हमने तो कहा हरियाणा के मुख्यमंत्री अपने किसानों को 35 रुपए हार्स पावर बिजली का रेट देता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी यहां पे 175 रुपए प्रति हार्स पावर बिजली का रेट है। बिजली एक ही जगह से आती है, रेट अलग अलग है। क्या मुख्यमंत्री योगी जी हरियाणा के मुख्यमंत्री से कमजोर हैं? दोनों जगह एक ही पार्टी की सरकार है, तो कंपटीशन माना चाहिए ना। उनकी बराबर कर दो, हम तो धन्यवाद दे देंगे योगी जी का भी। करो 35 रुपया। अच्छा, अखिलेश यादव ने आपको ऑफर दिया चुनाव लड़ने का, उनके पोस्टर पर भी आप नजर आए, तो आप इजाजत देते हैं कि आपकी फोटो का इस्तेमाल राजनीतिक दल कर सकते हैं? हमने कहा किसी ने लगाया है वो पोस्टर, मुजफ्फरनगर या मेरठ में किसी ने लगा दिया होगा, तो हमने कहा भाई हमारा फोटो का इस्तेमाल मत करो। हमने उनको मना कर दिया। और जहां तक चुनाव लड़ने की बात है, हम पहले ही चुनाव को मना कर चुके हैं कि हम चुनाव नहीं जा रहे। चुनाव वाले आप चुनाव नहीं लड़ेंगे, आप कई बार बोल चुके हैं, आप उस पर अभी भी कायम हैं। हाँ। अनुभव आपका अच्छा नहीं रहा इसलिए क्योंकि पहले आप चुनाव लड़े? पहले लड़के देख लिए हम चुनाव, तो इसलिए चुनाव नहीं लड़ेंगे, या ये लगता है कि आप चुनावी राजनीति में नहीं उतरना चाहते, लेकिन आप पीछे रहना चाहते हैं, किंग नहीं किंग मेकर की भूमिका में? यानी जो लोग चुन के आए उन पर आपका वर्चस्व हो, मतलब आप ये तय कर पाए कि कानून किस तरह से बनने हैं। नहीं तो बनने चाहिए ना भाई। हम ना भी चाहो तो चुनाव तो फिर भी लोग लड़काएंगे और जीत का आएंगे। सड़क से आवाज आती रहेगी तो पार्लियामेंट में, विधानसभा में सुनाई ठीक देती है। अंदर की आवाज कम सुनाई देती है और बाहर की आवाज ज्यादा सुनाई देती है। तो हम बाहर वाली आवाज सुनाने के लिए सक्षम है, और ये देश का किसान यही चाहता है कि बाहर से आवाज सुनाई देती रहे। बाहर का संगठन मजबूत चाहिए। अच्छा राकेश जी, अगर आप सदन में अंदर होंगे तो आपको नहीं लगता आप किसानों की बात बेहतर तरीके से रख पाएंगे? आप क्यों मना करते हैं चुनाव लड़ने से? क्यों रहे अंदर? अंदर तो जो उनसे है वे सब अपने ही है, सब जो भी जाएंगे। हाँ, सब अपने ही है। वही तो बात करेंगे ना पार्लियामेंट में, लोकसभा, उनमें दोनों जगह, दोनों सदनों में एक ही दिन में काम हुआ है ना। तो इसका मतलब बाहर की आवाज मजबूत है, तो बाहर की आवाज को मजबूत रखना चाहिए। तो बाहर की आवाज मजबूत रहेगी तो अंदर आवाज अपने आप जाएगी। तो बाहर वो कौन लोग हैं जो आपके साथ हैं, जो आवाज को मजबूत नहीं, तो सारे ही तो है वहां पे, वो सत्ता के हो या विपक्ष हो, सारे अपने ही हैं, इसी देश के तो वासी हैं वे। और ये जो 22 संगठन हैं जो संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े हुए थे, ये जब चुनाव लड़ेंगे तो क्या ये भी आपकी आवाज रखें? अच्छा, कभी बात हुई थी संयुक्त किसान मोर्चा में कि जो पंजाब के 22 संगठन हैं वो चुनाव लड़ेंगे? ऐसी चर्चा कभी आप लोगों के बीच नहीं, हमारे सामने कभी इस तरह की चर्चा नहीं हुई। वे तो ये कहते थे कि हम 4 महीने की छुट्टी दे दो हमको, तो 4 महीने की छुट्टी पे गए वे तो। अब हम इतने बड़े पैर चीनी के कौन अपने घर पे छुट्टी पे गया? हम उसके पीछे भी कागज पत्थर लेकर है, मैं तुम 4 महीने क्या करा दूं मैं? हम नहीं, 4 महीने बाद में पूछेंगे। और 4 महीने बाद आएंगे, कहेंगे हम विधायक हैं, हम मंत्री हैं। अब जो भी है वो तो जब आएंगे, जब कौन जीत का आएगा, कौन हारेगा, कौन क्या रहेगा, कौन क्या बताएगा, वो तो 4 महीने बाद की बातचीत है। अच्छा, ये जो 22 संगठन हैं जो अभी बैठक होगी संयुक्त किसान मोर्चा की, क्या उसमें ये शामिल होंगे जो एसएसएम जिन्होंने बना लिया है वो, या नहीं? अभी ये नहीं जानकारी, वो तो 15 तारीख को ही पता चलेगा। अच्छा, अभी ये पता नहीं कि वो संयुक्त किसान मोर्चा में हैं या नहीं होंगे? हाँ, अभी नहीं पता कौन आएगा, कौन कौन नहीं आएगा, लेकिन वो 15 तारीख को ही पता चलेगा उनका। अच्छा, क्या संयुक्त किसान मोर्चा भी आंदोलन जब स्थगित हुआ उसके बाद क्या कुछ दूरियां आई हैं नेताओं में? क्योंकि जिस तरह की बात दर्शनपाल सिंह ने कही कि राकेश टिकैत बहुत बयानबाजी करते हैं, उन्हें बयानबाजी कम करनी चाहिए, तो ये बातें क्या आपसी एकता को दिखाती हैं कि नहीं रह गई है, कहीं ना कहीं दूरियां, कुछ दरार हैं? नहीं, कोई दरार नहीं है, कोई दरार नहीं है। वो तो बयान तो क्योंकि सामने वाला क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसका जवाब साथ के साथ ही देना पड़ता है। नहीं तो आपस में सलाह करते हैं हम, कोई भी चीजें होती हैं तो उस पर सलाह कर लेते हैं आपस में कि क्या नई चीज आ रही है, तो उस पर सलाह जरूर करते हैं। राकेश जी, जब प्रधानमंत्री खुद सामने आके गुरुपूरब वाले दिन ऐलान करते हैं कि तीनों कृषि कानून जो हम लेकर आए थे किसानों की भलाई के लिए, लेकिन हम किसानों को शायद समझा नहीं पाए कुछ लोगों को, और इसलिए मैं वापस लेता हूं, क्या इसके बाद आपका सरकार पर भरोसा बढ़ा है? क्या लगा है कि किसान की बात अब सुनी जाएगी? क्योंकि प्रधानमंत्री हम जो कह रहे थे वो बात उन्होंने मानी और बिल वापस लिया।
हमने ये कहा कि ये बातचीत के माध्यम से भी हो सकता था। किसान 13 महीने यहाँ पे बैठा तो उन चीजों को भी नहीं किसान बुरा लगा। बिल वापसी ले लिए। बिल एक बीमारी थी। क्या बीमारी खत्म होने से देश के अस्पताल खत्म हो गए? कोरोना भी एक बीमारी थी, वह खत्म हुई, क्या अस्पताल तो खत्म नहीं हुए? किसानों की बीमारी खत्म नहीं हुई। बिल ही तो वापसी हुई है। बिल एक बीमारी की तरह आने वाले थे जो बहुत नुकसान करते हैं, वो खत्म हो गए। लेकिन और बहुत बीमारी हैं, उस बीमारी का इलाज हमारा पार्लियामेंट में है। हमारी नजरें आज भी वहां पर ही है, पार्लियामेंट में नजरें वहीं रखे हुए हैं। तभी आप वो जंतर मंतर पर संसद लगाई थी, तो वो ताकि आवाज वहां से जल्दी जाएगी, नजदीक रहे। तो क्या अभी जब अगर आगे सेशन जब शुरू होगा ग्रीष्मकालीन, तो उसमें क्या फिर कोई ऐसी संसद लगाने की अभी है? तो क्या प्लान रहेगा वो 15 तारीख में सलाह करेंगे। आगे के जो प्रोग्राम होंगे वो 15 तारीख में, 15 जनवरी में जब बैठेंगे तो उसमें सलाह करेंगे। और 15 को तस्वीर पूरी साफ हो जाएगी। हाँ, क्या साफ होगी, कितना हो रहेगा, तो कुछ ना कुछ तो होगा। और कौन कौन से मुद्दे, जैसे बिजली का बिल है, बिजली का बिल एक जो आने वाला था बिल, उसके लिए आपने कहा वो वापस सारे के सारे वापस ले सरकार। किसान और मजदूर ये मुद्दा ही तो है देश का। सारे इशू हैं, इन पे काम नहीं हो रहा देश में। किसान, गांव, गरीब, आदिवासी, मजदूर पे काम थोड़ा हो रहा है। काम इस पर होना चाहिए, एजुकेशन पे काम होना चाहिए। लेकिन सरकार तो ये है कि वोट कैसे मिलेगी। सब सरकारी अधिकारी, सब टीवी चैनल उस पर लग रहे कि इनको वोट दिलवा दो, हमें वोट दे दो, कैसे भी मिले। किसी को झगड़ा करके मिले तो हमें वोट दे दो, बस। सब इसी पे ही लगा हुआ है पूरा देश। तो नेता हैं, जब राजनीति में कोई उतरता है, जब आपने भी चुनाव लड़ा होगा तो कोशिश तो होती ना कि वोट मिले। राजनेता तो राजनीति ही करेंगे, और क्या उनसे क्या हम उम्मीद कर सकते हैं? हाँ, तो मतलब किसी को झगड़ा करके, किसी का घर फूकवा के वोट चाहिए, तो इसी को राजनीति कहते हैं क्या? अच्छा, आप कह रहे हैं उनका तरीका गलत है, जिस तरीके से वो वोट मांग रहे हैं। आप विकास के नाम पर लो ना। रोजगार आपने कितने दिए? बोले उत्तर प्रदेश में दरोगा हो रहे भर्ती 2500, उनकी ट्रेनिंग होगी, 1.5 साल की उन्होंने ड्यूटी कर ली। अब घर पर बैठे, सरकारों के रिकॉर्ड में ये है कि वे ड्यूटी कर रहे हैं और वैसे वे घर पर बैठे। ऐसे ही आप हरियाणा में लगा लो, टीचर है वहां पे पीटीआई के। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में बहुत बुरा हाल है। जिनकी नौकरियां लग गई उनको सबको घर भेज दिया। अब ये लगता है कि देश में सरकारी नौकरी अब रही नहीं, अब तो प्राइवेट जॉब होंगे। और कंपनी जॉब क्रिएट कर रही, यही पीडब्ल्यूडी में, यही इरिगेशन में, यही टेलीफोन विभाग में, सब चीज प्राइवेट की तरफ जा रही है। तो इससे देश को नुकसान होगा। बड़ी बड़ी कंपनियां हावी होंगी, बेरोजगारी फैलेगी, ये सारी चीजें देश में आने वाली है। उत्तर प्रदेश सरकार दावा कर रही है कि भ्रष्टाचार कम हुआ है, अपराध कम हुआ है, स्वास्थ्य सेवाएं पहले से बहुत सुधारी गई हैं। तो वो कह रहे हैं कि अपराधी कम हुए, अपराध पर शिकंजा कसा गया है, भ्रष्टाचार कम हुआ है, और पहले जो नौकरी दी जाती थी उसमें फर्क किया जाता था, एक वर्ग को ज्यादा दिया जाता था, लेकिन अब समान रूप से हो रहा है सबके लिए। हाँ, आरएसएस की जिसने ट्रेनिंग कर रखी उसको ज्यादा मिल रही है। अब जो वहां से ट्रेनिंग शुदा होगा तो उनको नौकरी ज्यादा मिलती है। अब ये फर्क अब आया है जरूर उसमें। सरकार से आप लोगों की 12 दौर की बातचीत हुई थी, उसमें कोई नतीजा नहीं निकला। बाद में प्रधानमंत्री ने कहा कि बिल हम वापस लेते हैं। अब आगे बातचीत का क्या स्वरूप होगा, किस तरह से बातचीत होगी, क्या कुछ तय हुआ है? कोई बातें सामने आई हैं? सरकार की तरफ से कोई प्रपोजल आया? अभी कोई प्रपोजल नहीं आया, ना कोई अभी बातचीत हुई। हम 15 तारीख तक इंतजार करेंगे, वहां पे ही अपना फैसला फिर जनता के बीच में हम बताएंगे। और 15 तारीख को सरकारों से भी हम करेंगे कि सरकार जो एमएसपी पे कमेटी बनाने की बात करी वो कमेटी बनाए और सरकार बातचीत करें। जैसे दूध की एक पॉलिसी आ रही है, तो सरकार कोई भी पॉलिसी लेकर आवे। ये जब बात हुई उनसे तो उन्होंने कहा कि कोई भी हम पॉलिसी लेकर आएंगे तो किसानों से, गांव से पूछ के हम पॉलिसी लेकर आएंगे, उसमें बैठेंगे और सलाह मशवरे से हम काम करेंगे। तो सरकार से है कि कोई भी चीज आप लेकर आते हो तो सलाह जरूर ले लें, बगैर सलाह मशवरे के कोई पॉलिसी नहीं लेकर आ पाओगे। यानी किसानों से जुड़ी कोई भी पॉलिसी अगर सरकार लेती है तो किसानों से बात पहले होनी चाहिए, जो बिल्कुल सही चीज है, ठीक चीज है कि ये पता होना चाहिए किसानों के लिए कि क्या आ रहा है। और हम भी अपना पक्ष रख देना वहां पर, हम अपना पक्ष रखेंगे, बिल्कुल जरूरी भी है ये। अच्छा, अभी एक महापंचायत हुई,
जिसमें कहा गया, आप भी मौजूद थे, जिसमें हुआ कि 18 से 21 साल जो सरकार ने लड़कियों की शादी की उम्र की है, उस पर बड़ा ऐतराज जताया गया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आप भी वहां पर मौजूद थे, इसलिए सवाल आपसे पूछ रही हूं, आप इसके पक्ष में हैं या नहीं? हमने ये कहा है कि जो 18 साल उम्र है, बच्चे कोई पढ़ना चाह रहे हैं तो वो 26, 27, 28 साल में भी शादियां हो रही हैं। घर वालों की मर्जी से शादियां हों। जो कानून बना है, अगर कोई लव मैरिज कर रहा है तो उस पर जरूर ये लागू हो। और अगर कोई बच्चे, क्योंकि गांव की हालात कुछ जगह ठीक नहीं रहती, कुछ इस तरह की सिचुएशन आती है कि लड़कियों की शादी परिवार वो करना चाहते हैं, ये अड़चन ना हो। अगर परिवार करना चाहता है तो परिवार शादी कर ले उसकी। ये आप कह रहे हैं आंदोलन की बदौलत ही गांव और जमीन को बचाया जा सकता है, सरकार की नीयत ठीक नहीं है, तो आंदोलन नीयत पे होता है या मुद्दों पे होता है? सरकार की नीयत पे भी होता है और मुद्दों पे भी होता है, दोनों पे होता है। अगर नीयत साफ नहीं है और वो पॉलिसी लेकर आ रही है तो उसका विरोध होना चाहिए। और जब वो मुद्दा आ जाता है, मुद्दा और नीयत दोनों एक ही चीज होती है। एक चीज होती है। तो नीयत कैसे पता चलती है? नियत तो पता चल जाती है। जैसे आप ये पूरे देश को बेचना चाहते हैं तो नियत का पता है ना कि एक कागजों में कुछ दिखाएंगे, बोलेंगे कुछ और नियत इनकी कुछ रहेगी। ये देश को एक लेबर कॉलोनी बनाना चाहते हैं। यहाँ पे हिंदुस्तान में सस्ता मजदूर मिले वो बनाना चाहते हैं। यहाँ की जमीन को पूरा बंजर करके, केमिकल खेती करवाकर पूरी जमीन को बंजर करके यहाँ 1 किलो भी अनाज पैदा ना हो, ये करना चाहते हैं। इनकी पॉलिसी है, कोई आज थोड़ा है। जो ये कहते हैं ना 70 बनाम 7 बनाम 70, तो पूरा 30, 40 और 50 साल में पूरे देश में 1 किलो भी अनाज पैदा ना हो, इनकी पॉलिसी है। इसलिए दूध की पॉलिसी लेकर आ रहे। तो आप कह रहे हैं सरकार जो है वो किसानों के खिलाफ काम कर रही है? किसानों के खिलाफ नहीं, गांव के, पूरे देश के खिलाफ काम कर रही है। ये कंपनियों के पक्ष में काम कर रही है। पूरे देश के नौजवानों को मजदूर बनाना चाहती हैं। ये मजदूर देश कहलाया जाएगा आने वाले टाइम पे। तो ये मजदूरों का देश नहीं होगा, ये किसानों का देश होगा, ये व्यापारियों का देश होगा, ये उद्योगपतियों का देश होगा, लेकिन ये मजदूर देश नहीं कहा जाएगा। आपको इस बात को लेकर ऐतराज है? पूर्ण रूप से हमको इनकी क्या पॉलिसी है वो सब पता है। आपको सब जानकारी है। कहां से राकेश जी आपको इतनी अंदर की जानकारी? हमारा जो संगठन है वो 73 देशों में काम करता है पूरी दुनिया में। किस कंट्री की क्या पॉलिसी है वो सब पता है। हिंदुस्तान को एक लेबर कॉलोनी बनाना चाहते हैं ये, जहां पर सस्ता मजदूर हो, इनकी जमीन छीनो, यहाँ पे इंडस्ट्रीज लगाओ। और चाइना के कंपटीशन में यूएसए को एक इस तरह का देश चाहिए जिसकी जनसंख्या ज्यादा हो, वो देश ये है। ये ढूंढ लिया उन्होंने, ये काम चल रहा है उनका। बीजेपी के लोग कहते हैं राकेश टिकैत जी धनाढ़ नेता किसान हैं, उनके पास बहुत पैसा है। हाँ, 80 करोड़ 100 करोड़ की संपत्ति होगी, ज्यादा होगी इससे। तो वो छोटे किसानों का दर्द शायद उतना समझ नहीं पा रहे हैं। समझे हम सबका, जो छोटे किसानों की सब प्रॉपर्टी है वो हमारी है, वही तो है हमारा धनंड। जो देश के किसानों की प्रॉपर्टी है वो हमारी प्रॉपर्टी। अच्छा, आप सबको अपना मानते हैं? आप कह रहे हैं उनकी प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी हमारी प्रॉपर्टी है। तो उनके लिए अब जब ये बिल खत्म हो गया, ये बिल नहीं है, तो अब क्या आपकी तरफ से कोई ऐसी पहल होगी? क्योंकि आप कह रहे हैं जो विपक्षी पार्टियां हैं वो भी आपके साथ है, राहुल गांधी भी आपके साथ हैं, तो क्या कोई ऐसा ड्राफ्ट ऐसा तैयार होगा आपकी पहल के साथ, बाकी पार्टियों के साथ मिलकर, जो सदन में पेश किया जाए, चाहे प्राइवेट मेंबर बिल आए, चाहे कोई पार्टी लेकर आए, जो किसानों के हित में हो, जिसमें छोटे किसानों की बात हो? सारे किसानों की बात है देश में, छोटा बड़ा तो किसान है ही नहीं। 94% तो छोटे किसान है ना, हम उन्हीं की तो बात कर रहे हैं भाई। वही तो किसान है जो छोटा किसान जिसको कहते हैं, उन्हीं की तो बात कर रहे हैं हम। आप करो ना, उनको दो ना एमएसपी, आपको दे नहीं रहे। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को आप लागू कर दो। तो इसमें तो उसके शामिल किए गए थे ना किसान बिल में, स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट। कई इसमें क्लॉज तो शामिल किए गए थे। कोई क्लॉज नहीं शामिल किया गया था। आप कह रहे हैं क्या शामिल करा गया? आप भाव दे नहीं रहे, कह लीजिए हम 6000 रुपया दे रहे, $6000 थोड़ा दे रहे हो, इंडियन करेंसी तो है। आप दूसरी चीजों पर रेट बढ़ाओगे, 6000 रुपए दे रहे जी। अच्छा, किसान सम्मान निधि की जो बात हुई 6000 रुपए, आप कह रहे हैं कि उससे कुछ नहीं भला होगा किसानों का।
किसानों के लिए ये सरकार को क्या नीति लेकर आनी चाहिए? आपको क्या लगता है, कौन सी ऐसी जगह है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जहां पर ये सरकार किसानों के लिए काम नहीं कर रही, लैग कर रही है? क्योंकि वो लगातार यही अपने दावे कर रहे हैं कि उन्होंने किसानों के भले के लिए बिल लाए थे, लोगों को समझा नहीं पाए, और किसानों की भलाई के लिए वो आगे भी काम करेंगे। राकेश जी, क्या मतलब किसानों के लिए क्या चीजें हैं जो ये सरकार नहीं कर पा रही? आपको लगता है कि वो चीजें करनी चाहिए और जल्दी होनी चाहिए? भाव दे दो, भाव सब बस भाव दे दें। भाव दे दो। 1967 में पहली बार देश में गेहूं पे एमएसपी आई, फसलों पे 67 में 76 रुपये क्विंटल रेट था। सोने का भाव 200 रुपया तोला था। 3 क्विंटल गेहूं बेच के 1 तोला सोना आ जाता था। तो आज के हिसाब से गेहूं का रेट 15,000 रुपये क्विंटल होना चाहिए। दे दो। अच्छा, ये तय कर दें तो हो जाएगा। भाई कहना, आप बात नहीं सुनते, फिर आप ये कहोगे जी ये तो 15,000 रुपये गेहूं का रेट मांग रहे हैं, सरकार नहीं दे रही तो उसको सब्सिडी दे दो। जो भट्टे की जो दीवार में ईंट लग रही है, ये 1 क्विंटल गेहूं में 2,500 आती थी, 30 रुपए की 1,000 थी, आज ये 8,000 रुपए है। तो इसका मतलब 24,000 रुपए का भाव होना चाहिए। अब दोनों आप क्या देना चाहते हो? सैलरी जो थी, जो टीचर था, जो एक कर्मचारी था सरकारी, उसकी 70 रुपए सैलरी थी। वो 1 महीने की सैलरी में 1 क्विंटल गेहूं नहीं खरीद सकता था। आज दे दो। मतलब किसान को दोगे कुछ नहीं, कह ले जी किसान मांग रहा, रोड़ा रुक्का किसान बहुत करें, उसे दोगे चुवंदी नहीं, उसे भिकमंगा कमजोर बनाना चाहते हैं देश की सरकारें। तो हमारा इसलिए विरोध है। अच्छा, हमारा किसी से कोई लगाव नहीं है। किसी से लगाव नहीं है? किसी से कोई लगाव नहीं। लगाव आपका है जी? दिखता है लगाव? नहीं, हमारा दिखता, वो दिमाग में दिखता है। जो फतूर है किसी के, वो उसको जरूर दिखता है। हमारा किसी से नहीं, किसी से लगाव ना नहीं, किसी से लगाव नहीं। अच्छा, आपने पुरानी बात की तो पुराना जिक्र करूंगी। हाँ, 1973 में इंदिरा गांधी लेकर आई थी एमएसपी पर कानून, गेहूं के लिए। तो किसानों ने उसके खिलाफ आंदोलन कर दिया था, लेबी आंदोलन की नहीं, हम एमएसपी, हमें बाजार में ज्यादा मिल रहा है तो हम एमएसपी पे क्यों बेचें? ये कहा कि उस टाइम पे आया ना, और बाजार में भाव ज्यादा था। हाँ, और उस टाइम पे सरकार घरों से गेहूं लेकर आती थी। आज ले लो ना, आज उसी रेशो में आप रेट बढ़ा दो, आप उसके खरीद लो। जो सरकार ने तय कर दिया, हम तो उस पर भी देने को तैयार हैं, लेकिन उससे भी आधे रेट में बिकता है। 800 रुपये क्विंटल धान बिकता है आज भी। किसान जिंदा रह जाएगा। यहाँ पे बहुत लोग बिहार के होंगे और आपके चैनल में काम कर रहे होंगे, ये सारे किसान हैं। इनसे जाकर पूछो, आपके चैनल में बैठने वाले 50% लोग किसान हैं, अपने गांव से आते हैं, ये नौकरी कर रहे हैं। ये यहाँ पे चैनल में बैठे तो ये ठीक है, ये फैक्ट्री में कहीं काम करेंगे तो ये मजदूर हैं। गांव का किसान शहर मान के मजदूर को आता है, लेकिन वो निर्माणदाता है देश का। ये दुर्भाग्य है कि बिहार जैसे स्टेट में 800 रुपये क्विंटल धान खरीद होके, और दिल्ली और हरियाणा और यहाँ पे बड़े बड़े सेल रूम आता है, और वही फिर 40 और 80 रुपया किलो बिकता है। वहां 5 रुपए की खरीद होती है, इसलिए बर्बाद हुआ पूरा बिहार। राकेश जी, हम बिहार की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, कभी पंजाब की बात नहीं करते। पंजाब में भी जो फार्मिंग लॉ है वो लागू है, जिसमें इस तरह के नियम हैं, जो कृषि कानून वापस हुए वो वाले नियम उस वहां पे भी लागू, लेकिन कभी पंजाब की बात नहीं करते। हम तो कर रहे हैं ना, पंजाब तो बर्बाद है। पंजाब का क्या दिखता है? पंजाब भी किसान ही है, लेकिन पंजाब के लोग बाहर शिफ्ट हो गए, वो वहां से पैसा भेजते हैं, तो पंजाब दिखता है कि वो पंजाब है। अगर एग्रीकल्चर पर जाए तो पंजाब नहीं है, वो भी देश का ही अलग हिस्सा है। अगर बाहर से आने का उन्होंने ट्रैक्टर खरीद लिया, तो खेती से ट्रैक्टर नहीं खरीदा उन्होंने, बाहर के पैसे से खरीदा। जो उनके बच्चे बाहर नौकरियां करते हैं, वो कनाडा में, उसमें वो पेट्रोल पंपों पर तेल डालते हैं, वो नहीं दिखाई देता। आज भी कहते हैं कि जी वहां से बाहर से फंडिंग आई। अरे किसी लड़के ने अपने बाप को पैसे भेज दिए, उसको आप फंडिंग कहोगे? नहीं, फंडिंग अलग चीज होती है। वो जो बेटा भेजता है पिता को पैसा, वो तो अलग बात होती है, वो अलग यहाँ चीज किसने नहीं दिया? यहाँ किसने दे दिए? यहाँ तो हर आदमी अपने गांव से आटा, दाल, लस्सी अपने गांव से लेकर आया। तो आप कह रहे हैं कि जो पैसा था, जो बाहर लोग थे जिन्होंने सपोर्ट किया, उन्होंने दिया है। वे भेजते हैं, अपने परिवार को भेजते हैं, अपने उसको भेजते हैं, अपने रिश्तेदारों को भेजते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस बार क्या तस्वीर होगी? क्या अखिलेश और जयंत की जोड़ी
वोट हासिल कर पाएगी और बीजेपी को क्या वोट नहीं मिलेंगे? इस ये- किसान आंदोलन का ये असर चुनाव- सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में या पूरे उत्तर प्रदेश नहीं, पे मैं पड़ेगा? कह रहा कि चुनाव ना तो पश्चिम उत्तर प्रदेश का, न ये आंदोलन पश्चिम उत्तर प्रदेश का, लेकिन इसको चैनल वाले सिमेंट का जरूर वहां पर लेकर जाते हैं। आप पूरे प्रदेश की बात कर लो ना। ठीक है, तो क्या इस चलिए मैं सवाल दूसरी तरह से पूछ आप लेती हूँ। दूसरे तरह से पूछो। क्या इस किसान आंदोलन का असर पूरे उत्तर प्रदेश में पड़ेगा? क्या बीजेपी को 2022 के चुनावों में नुकसान होने वाला है? बिल्कुल नुकसान होने वाला है। उनकी जो उनके कर्म कांड है उनसे नुकसान होगा, जो उन्होंने काम नहीं करे उनसे नुकसान होगा। आज भी बहुत गन्ना किसान है जो बर्बाद हो रहा है, उसको भुगतान नहीं मिला पिछले साल का भी। आज भी आलू का किसान बर्बाद है। आज भी एमएसपी पे किसानों की फसलों की खरीद नहीं होती। बाजरे का किसान है, आप यहां से चल जाओ, गेहूं का किसान है, मक्का का किसान है, यहां पे फसलों की खरीद नहीं है, एमएसपी पे कोई खरीद नहीं होती। बिजली के रेट सबसे महंगे हैं पूरे देश में। क्या सस्ते नहीं होने चाहिए? आप बिजली के रेट हरियाणा के बराबर कर दो, तो इनसे उनको नुकसान होगा पूर्ण रूप से। उनकी जो कार्यशैली है उससे नुकसान होगा, उनकी जो सरकारी गुंडागर्दी चल रही है उससे नुकसान होगा उनको। देश की जनता पूर्ण रूप से समझ चुकी है। लेकिन योगी सरकार दावा करे कि हमने जो भुगतान किया है वो पिछली सरकारों में भी नहीं हुआ, हमने जितना अब तक भुगतान कर दिया है। अच्छा, एक बार गांव में तो चले तो जाओ, उसको मंत्री है, गन्ना मंत्री यहाँ का, थाने भवन का, शामली के पास में, यहाँ से 120 किलोमीटर दूर है। आप चले जाओ उसके गांव में, एक बार जाओ, एक रिपोर्टिंग तो कर आओ। नहीं, ग्राउंड पे तो जाते ही हैं हम, बहुत नहीं, करते हैं आप हम। थाने भवन शुगर मिल में गए? आप कह रहे हैं कि वहां पर जाके एक देखिए, बार तब जाके चीजें- देख लो, बस आपको पता चल जाएगा। और सारे उसका कहां से मैं बताऊं, जब समझ में आना ही नहीं, एक ही भाषा आपको भी बोलनी, आपको तो गुणगान करना सरकार का। ऐसा क्यों लगता है आज आपको? लगे, हमें लगे, क्यों लगता है ऐसा? हमें लगे ऐसा लगे। आपको अगर बुला के बात कर रहे हैं, हाँ, अगर लगे। पूछ रहे हैं, या आप दूसरे जाओ ना पक्ष एक बार विपक्ष थाने के- भवन जाओ, अच्छा और थाने भवन जहां से सुरेश राणा का भुगतान हुआ या नहीं हुआ, अच्छा, जाके पता कर लो एक बार। तो अभी कितना आपको लग रहा है कि पहले की तुलना में भी ज्यादा बकाया है या हो गया है? ज्यादा बकाया है। ज्यादा ये झूठ बकाया है। बोलते हैं, सरकार गोल्ड मेडल जीतगी, झूठ बोलने में जीतगी। उसको देंगे हम गोल्ड मेडल, एक पित्तल का बनवा के उत्तर प्रदेश सरकार लिख के उसको देंगे गोल्ड मेडल। अच्छा, एक बात बताइए, आप कह रहे हैं आंदोलन का स्वरूप बदला है, लेकिन अब सड़कें तो जाम नहीं होंगी ना दिल्ली की? लोग ना, बहुत डरे हुए हम हैं। तो नहीं करते, वो अब बीजेपी खुले- वाले कर रहे हैं जाम आज। उनका दिखा दो एक बार, नहीं, जोन से ये कहते हैं कि जाम नहीं होनी चाहिए, आज पूरी दिल्ली जाम कर रखी। तो बिल्कुल। इसका मतलब, और आप जाम में तो- फंस भी गए थे अभी आने हम तो में। जाम में फंसी रहे। बिल्कुल। और हमने इस तो तरह कहा ही से- नहीं, हम भी गए तीनों को निकल खा के, मगर भाई ये नहीं तो हमें कहेंगे जी आप भी जाम करते थे। नहीं तो वो एक दिन हम जाम नहीं कर रहे हैं ना, हम वो नहीं इसलिए करते। कहेंगे, लेकिन किसी भी तरह से पब्लिक को परेशान करना नहीं तो होना गलत है, चाहे चाहिए। एक दिन के लिए हो, नहीं, चाहे एक घंटे के नहीं, लिए हो, नहीं होना क्योंकि चाहिए। जिम्मेदारी सबकी बनती है, हाँ, आम सबकी लोगों की बनती कोई गलती नहीं हाँ, होती नहीं, जो आम जो लोगों इसमें की कोई होके। गलती नहीं। अच्छा, आखिरी बात ये बताइए कि अब आगे क्या है संयुक्त किसान मोर्चा का, या राकेश टिकैत क्या सोचते हैं अब आगे भविष्य के लिए, किसानों के लिए? हम जो गांव के लोग सोचते हैं, हम तो उन्हीं की भाषा सोचते हैं। जो गांव के लोग चाहेंगे हम वही करेंगे, वही संयुक्त मोर्चा है और वही राकेश टिकैत है। चलिए, तो आप कह रहे हैं कि और 15 तारीख की बैठक पर नजर है, हाँ, क्या नजर फैसला है। होता है? ना, नजर 22 संगठन, सबसे बड़ी नजर ये होगी कि 22 संगठन, क्या उनके लिए प्रचार करने आप जाएंगे जो 22 संगठन नहीं, पंजाब हम- में चुनाव हम नहीं लड़ेंगे? जाएंगे। आप नहीं जाएंगे उनके लिए? साथी हैं आपके? नहीं जाएंगे ना, हम नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे आप? पॉलिटिकल पार्टी का किसी का हम प्रचार करने नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे, नहीं। लेकिन अपने मन से कह तो देते हैं बातें आप क्या? पॉलिटिकल पार्टियों के लिए, नहीं, इनको नहीं, वोट मत पोल- दीजिए, तो ये साफ हो नहीं, जाता है ना नहीं, किसको दीजिए नहीं, फिर। अगर आप बंगाल में जो- जाके कह रहे हैं कि बीजेपी को मत दो, तो वो साफ तो बात है कि किसको वो एक देना है। मुट्ठी चावल मांग रहे थे। हमने कहा कि चावल और वोट साथ मांग रहे। हमने कहा कि चावल के रेट दिल्ली में ये हैं भारत सरकार के, आप उनसे वो रेट मांग लो। हमने तो उनको रेट बताया चावल का, एक मुट्ठी चावल और उस चावल के साथ में वोट, दोनों चीज मांग रहे थे। अच्छा, इसलिए भी ये सवाल उठा था ना, क्योंकि वहां पर ममता बनर्जी किसान सम्मान निधि किसानों को मिलने नहीं देती, लेकिन उसका जिक्र आपने कभी वहां नहीं किया, अपने मंच से उसका जिक्र नहीं किया किसानों नहीं, की उनकी परेशानी। बहुत पॉलिसी उनकी है, उन्होंने पूरा पॉलिसी दी है, और उसमें कोई कमी होगी तो हम उनकी सरकार को बताएंगे कि आप ये पॉलिसी और इसमें लेकर आओ। चलिए, एक आखिरी सवाल, क्या आपने तय कर लिया कि इस बार वोट किसको देंगे? अभी नहीं करा, अभी नहीं किया? अभी नहीं करा, कर लेंगे, अभी तो टाइम है बहुत।
अच्छा, बताएंगे इस बार की नहीं बताएंगे? नहीं, वोट नहीं बताना चाहिए, एक ही बार बताया बस, वोट नहीं बताना। चलिए राकेश टिकैत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बातचीत में शामिल होने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो राकेश टिकैत जो बेबाकी से अपनी बात कहते हैं, उन्होंने साफ कहा कि किसानों के मुद्दे वो लगातार उठाते रहेंगे। किसान आंदोलन स्थगित हुआ है, कोई भी आंदोलन खत्म नहीं होता, सिर्फ स्थगित हुआ, उसका स्वरूप बदला है, और किसानों की बात को लेकर वो हमेशा सरकार के सामने खड़े रहेंगे, किसानों की आवाज उठाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका ये कार्यक्रम देखने के लिए, दीजिए इजाजत, नमस्कार। हिंदी में भी बोल रहा हूं सर, फिर बाद में गूगल ना करना पड़े। जो भी चाहते हैं सरकार उनकी मांगों को मांगे,